बच्चों, आप सभी अपने घर में देखते होंगे कि आपके माता पिता या घर के अन्य सदस्य जो कि कोई ना कोई कार्य करते हैं और बदले में कुछ धन या आय प्राप्त करते हैं, यानी कि सैलरी प्राप्त करते हैं। तो ये जो सैलरी उनको प्राप्त होती है उसको किस तरह से खर्च किया जाए, इसकी ये एक योजना पहले से बना लेते हैं। यानी जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वे भोजन से संबंधित हो, कपड़ों से संबंधित हो, चिकित्सा से संबंधित हो, आपके मनोरंजन से संबंधित हो, इन सभी व्ययों को क्योंकि करना तो आवश्यक है। हम अपनी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो आय प्राप्त करते हैं, धन कमाते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन इन पर खर्च किस तरह से किया जाए, यानी किन किन मदों पर कितना कितना खर्च किया जाए, इसके पहले से एक प्लानिंग कर ली जाती है, एक व्यवस्था बना ली जाती है कि कुल मेरी आय इतनी है तो मैं किन किन मदों पर कितना कितना पैसा खर्च करूंगी। वास्तव में ये व्यय का जो नियोजन है, व्यय करने की जो योजना हम पहले से बना लेते हैं, इसी को हम कहते हैं बजट, यानी बजट तैयार करना। जो आय मेरे पास है उसको मैं किस तरह से व्यय करूं। लेकिन अगर हम सार्वजनिक तौर पर सरकारी बजट की बात करें तो वास्तव में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सरकार को अपनी आय व्यय का एक ब्यौरा, एक अनुमानित जो खर्च है और एक अनुमानित जो आय प्राप्ति है उसका एक ब्यौरा तैयार कर लेना चाहिए। वास्तव में यही जो ब्यौरा, यही जो विवरण होता है, ये बजट कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो कोई भी सरकार एक निश्चित वर्ष में कितना कहाँ से वो आय प्राप्त करेगी और कहाँ किन मदों पर वो व्यय करेगी, इसको पहले से ही सुनिश्चित कर लेती है। तो यही जो कार्य है, इसको जो तैयार करने का कार्य है, ये पूरी जो प्रक्रिया है वही बजट कहलाती है। तो बजट के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। हम देखेंगे कि वास्तव में सरकारी बजट क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है, कितने इसके प्रकार होते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, क्या महत्व है, और बजट से संबंधित अन्य जो तथ्य हैं उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सरकारी बजट। सरकारी बजट की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले चले बजट की उत्पत्ति पे। एक शाब्दिक अर्थ में अगर हम देख ले तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा के बजट से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा थैला। बहुत पहले के समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते थे कि इंग्लैंड में राजकोष की जो नीतियाँ बनती थी, जो नियम निर्धारित होते थे, वहाँ पर जो सदस्य होते थे वो लोकसभा में, वहाँ पर जो वित्त विभाग के प्रमुख होते थे वो लोकसभा में एक थैला, एक चमड़े का थैला, एक बैग लेकर आते थे। उसमें वो सारे विवरण रहते थे जो सरकार एक वित्तीय वर्ष में आय व्यय से संबंधित विवरण का निर्माण करती थी। तो क्योंकि वो एक थैले में इन सबको बंद करके लाते थे तो उसी के आधार पर आगे चलकर इस पूरी प्रक्रिया का नाम ही बजट पड़ गया। कुल मिलाकर बजट के बारे में हम कह सकते हैं कि एक दस्तावेज है जिसमें एक सरकार वार्षिक राजस्व के बारे में जो भी अनुमान होता है उसको प्रस्तुत करती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें बजट की परिभाषाओं की, तो बजट की परिभाषाओं के आधार पर शायद हम इसके अर्थ को और अधिक अच्छे से समझ पाए। तो आइए देखते हैं बजट की कुछ परिभाषाएं। बजट की परिभाषाएं। जॉनसन के अनुसार एक राजकीय बजट आने वाले समय प्रायः एक वर्ष में राज्य के अनुमानित आय व्यय का विवरण है। रिचर्ड गुड के शब्दों में सरकार का बजट सरकार की आय तथा व्यय का वित्तीय नियोजन है। किंग के अनुसार बजट एक प्रशुल्क योजना है जिसके द्वारा व्यय को आय से संतुलित किया जाता है। तो आपने देखा कि बजट की परिभाषाओं से और अधिक अच्छे से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में ये एक आय और व्यय का वित्तीय विवरण है जो एक अनुमान के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में नियोजन की क्रियाओं के अंतर्गत ये बनाया जाता है। पहले से योजना बना लेना, पहले से तय कर लेना कि सरकार अपनी आय और व्यय को किस प्रकार नियंत्रित करेगी, कहाँ से आय प्राप्त करेगी और किन किन साधनों पर व्यय करेगी।
तो परिभाषाओं के बाद हमने बजट के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम अगर बजट की विशेषताओं पर एक नज़र डालें तो बजट को हम और अधिक अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि बजट की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो बजट की विशेषताओं में सबसे पहली हम बात ये देखते हैं कि ये एक प्रकार का विवरण है। हम जब बजट के अर्थ को पढ़ रहे थे तो बार बार हमने देखा कि एक वित्तीय विवरण है, एक ऐसा विवरण है जो आय और व्यय का एक ब्यौरा प्रस्तुत करता है। तो कुल मिलाकर इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता भी यही है कि ये एक प्रकार का विवरण है। किसका विवरण है? आय और व्यय का विवरण है। एक विस्तृत ब्यौरा है आय और व्यय का, और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा विवरण है जिससे आय व्यय संबंधी पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। दूसरी इसकी विशेषता के रूप में कहा जा सकता है कि ये एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हमने बार बार इसके मीनिंग में देखा कि एक निश्चित वर्ष के लिए होता है, एक वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे भारत में वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो इस अवधि के लिए कहाँ से आय प्राप्त की जाएगी, कहाँ कितना टैक्स लगाया जाएगा, कहाँ कहाँ से शुल्क प्राप्त किया जाएगा और किन किन मदों पर व्यय किया जाएगा। तो ये जो आय और व्यय का जो दायरा होता है वो एक निश्चित वर्ष के लिए, निश्चित अवधि के लिए, या हम कहें तो एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो एक इसकी विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता ये भी हो सकती है कि निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। तीसरी इसकी विशेषता पर हम नज़र डालें तो देखते हैं यहाँ पर हम कि ये कुल मिलाकर साधनों का ब्यौरा है। अब कौन कौन से साधन? आय के साधन और व्यय के साधन। हम पहले कई अध्यायों में हमने पढ़ा है कि सरकार के आय और व्यय के क्या साधन हैं। सरकार आय कहाँ से प्राप्त करती है? टैक्स लगाती है, लोगों पे बहुत सारे शुल्क लगाती है, बहुत सारी सेवाओं पे, तो यहाँ से वो आय प्राप्त करती है। तो कहाँ कितना टैक्स लगाया जाएगा, कहाँ से कितना शुल्क वसूल किया जाएगा, और अदर सोर्सेज जो है, अन्य साधन जो है, उनसे किस प्रकार आय प्राप्त की जाएगी। तो ये आय के साधन। और व्यय के साधन, किन किन साधनों पर व्यय किया जाएगा। ज़्यादातर बजट जो होते हैं वो पूरे देश के जो आवश्यकताएं हैं, सामाजिक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तो किन किन योजनाओं पर कितना खर्च किया जाएगा, इस दोनों प्रकार के आय और व्यय दोनों के साधनों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। वैसे ही इसकी एक विशेषता के अंतर्गत हम देखते हैं कि वित्तीय विवरण है। कहने का अर्थ यह है कि वित्त संबंधी, फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि पैसे से ही रिलेटेड जो मदें होती हैं केवल उनका ही विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पैसा, धन, मुद्रा से रिलेटेड जो बातें आती हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कितना किस मद पर खर्च किया जाएगा, किस मद से प्राप्त किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रा से संबंधित होता है, ऐसा मान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक अगली इसकी विशेषता ये है कि संतुलित बजट होता है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि आय और व्यय का संतुलन इस प्रकार स्थापित किया जाता है, कि करने का प्रयास किया जाता है कि जितनी आय अनुमानित की जाती है उतना ही व्यय भी अनुमानित किया जाए, उतने ही व्यय का बजट तैयार किया जाए। लेकिन कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि ये संतुलन गड़बड़ा जाता है और अनुपूरक बजट भी बनाना पड़ता है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि किस किस तरह से बजट बनाए जाते हैं। एक इसकी विशेषता ये है कि नकदी आधार पर, जैसे कि हमने देखा वित्त यानी कि मुद्रा से संबंधित और नगद, तो यहाँ पर इसकी एक विशेषता ये है कि केवल कैश से ही रिलेटेड होता है। क्रेडिट यानी कि उधार या ऋण संबंधी किन्हीं तथ्यों का यहाँ पर कोई महत्व नहीं होता। एक इसकी विशेषता ये भी देखी जा सकती है कि अनुमानित होता है। एग्जैक्ट आप खुद भी देखते होंगे, अगर आप किसी पार्टी के लिए या अपने घर के किसी अन्य कार्य के लिए कोई बजट बनाते हैं तो एग्जैक्ट आप जितनी राशि का बजट बनाते हैं उतना ही नहीं लगता, उससे कम या ज़्यादा भी खर्च हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं अनुमान लगाना, अनुमानित। तो वैसे ही सरकारी बजट भी होता है, अनुमानित होता है। एक अनुमान के आधार पर हम वित्तीय विवरण या वित्तीय ब्यौरा तैयार करते हैं बजट के लिए। साथ ही ये कहा जा सकता है कि वार्षिकी आधार पर, मतलब एक निश्चित वित्तीय वर्ष के लिए ये तैयार किया जाता है, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। तो ये तो थी बजट की विशेषताएं। अब आइए देखते हैं कि बजट का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जाता है बजट।
सामान्य तौर पर जैसे कि हमने पहले भी जाना कि घर में हम अपने जो आय होती है उसको खर्च करने के लिए हम बजट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं हम बजट? ताकि ऐसा ना हो कि कुछ निश्चित चीज़ों पर बहुत सारा पैसा खर्च हो जाए और कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें बची रह जाएं और पूरा का पूरा संतुलन जो है वो गड़बड़ा जाए। कई बार हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि बजट बिगड़ गया या मेरा बजट गड़बड़ा गया, यानी ऐसा होता है कि हम बिना नियम के, बिना नियोजन के कोई कार्य करें तो कहीं मदों पर हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिए और भविष्य के लिए पैसा कुछ नहीं बचा पाए और कहीं ज़रूरत पड़ने पर पैसा बचा नहीं हमारे हाथ में। तो ये जो असंतुलन की स्थिति आती है ये ना आने पाए इसलिए बजट बनाया जाता है। लेकिन अपने आप में कुछ बिंदुओं के आधार पर अगर हम देखें तो बजट के काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। आइए बिंदुवार हम इनके उद्देश्य पर एक नज़र डालें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि बजट जो होता है वो सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध करता है। सरकार के नियंत्रण में जो उद्यम, जो उद्योग होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने अपने हाथ में रखा हुआ है और इसके अतिरिक्त बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो सरकार के पास थे, लेकिन देश के विकास को और कई योजनाओं को देखते हुए सरकार ने निजी क्षेत्रों को भी उसमें आमंत्रित कर लिया। और तो अब कुल मिलाकर जो मुख्य क्षेत्र बचे हैं सरकारी उद्यम के अंतर्गत जो आते हैं, जिसे हमने देखा था पिछले कुछ अध्यायों में कि रेल सुरक्षा और इससे संबंधित जो उपक्रम है वो अभी भी सरकार के नियंत्रण में है। तो वो सभी उपक्रम जो सरकार के नियंत्रण में है उनको रनिंग उनको करना है, उनको चलाना है, उन पर खर्च करना है, उन पर व्यय करना है। तो उन पर व्यय करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो बजट के अंतर्गत तैयार की जाती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है सार्वजनिक उपक्रमों का संचालन। उसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आर्थिक स्थिरता लाना। पिछले 2 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार अभावी मांग और अत्यधिक मांग कई बार इतना विकराल रूप धारण कर लेते हैं कि मुद्रास्फीति और मुद्रा अविस्फीति दोनों ही प्रकार की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। तो आर्थिक स्थिरता बनी रहे इस तरह से मुद्रास्फीति या मुद्रा अविस्फीति का फ्लक्चुएशन जो बार बार होता है वो ना होने पाए, इसके लिए पहले से ही हम योजनाबद्ध रूप से कार्य करें, नियोजित तरीके से जो हमारा राजस्व है, हमारी जो प्राप्ति है, आय है, उसको हम व्यय करें। ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। साथ ही हम इसके उद्देश्यों पर एक नज़र डालें तो इसके अंतर्गत जो दुर्लभ संसाधन हैं उनका एक नियोजित उपयोग किया जा सके, उनको वेस्ट होने से बचाया जा सके, या हम कहें कि उनको नियंत्रित रूप से उनका उपयोग किया जा सके, इसलिए भी योजनाएं बना ली जाती हैं। और ये योजनाएं जो है वो बजट के अंतर्गत ही बनाई जाती है कि ये जो दुर्लभ संसाधन है उनका उपयोग किस तरह से किया जाए। एक उद्देश्य इसका ये भी है कि आर्थिक वृद्धि, हम देखते हैं कि सरकार, किसी भी देश की सरकार हो, उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो अपने देश की वृद्धि करना होता है, समृद्धि करना होता है, विकास करना होता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो विकास को हम सीधा का सीधा आर्थिक विकास से ही जोड़कर देखते हैं। अगर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, अर्थव्यवस्था अगर मजबूत है, तो चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में कहें, चिकित्सा के क्षेत्र में कहें, परिवहन के क्षेत्र में कहें या अन्य किसी भी क्षेत्र के विकास का आकलन करें, ये सारे विकास जो है वो आर्थिक वृद्धि से जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं बजट का निर्माण इन्हीं आर्थिक वृद्धि संबंधी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ये भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही हम बात करें संसाधनों के पुनर्वितरण की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बजट के माध्यम से सरकार का लक्ष्य देश में अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक जो संसाधन है उनका उचित आवंटन किया जाए, ये इनका एक ध्येय रहता है, उद्देश्य रहता है। तो इसके लिए सरकार टैक्स लगाकर, टैक्स में छूट देकर, सब्सिडी प्रदान करके या अन्य सार्वजनिक सहायता प्रदान करके इस तरह के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। और साथ ही साथ कई बार सरकार कुछ ऐसे हथकंडे भी अपनाती है कि ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे उत्पाद जो समाज के लिए हानिकारक है, जैसे नशे की जो वस्तुएं हैं, शराब आदि मादक पदार्थ जो है, उन पर बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगा देती है, जिससे एक तो वो अपनी आय को भी प्राप्त करती है और दूसरा इस तरह के जो सामाजिक जो दोष है उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारे भी इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अब उद्देश्यों के बाद अगर हम
बात करें सरकारी बजट के महत्व की, तो किस तरह से हम इसके महत्व को बिंदुवार स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका महत्वपूर्ण स्थान है मांग और पूर्ति को स्थिर रखना। हम कई बार देखते हैं कि देश में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब पूर्ति बहुत सीमित हो जाती है, मांग अधिक हो जाती है, जिसे हम अत्यधिक मांग की अवस्था कहते हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत जो प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में, वो हमने पिछले कुछ अध्यायों में बहुत अच्छे से पढ़ा। दूसरी एक कंडीशन निर्मित होती है जब पूर्ति बहुत अधिक हो जाती है और मांग जो है वो कम हो जाती है। यहाँ पर बिल्कुल ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि मांग क्यों कम हुई, लोगों के हाथों में मुद्रा की क्रय शक्ति नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास, तो ये भी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति और इस तरह की कई आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए क्यों ना पहले से ही एक बजट बना लिया जाए, एक योजना तैयार की जाए। तो ये जो बजट होता है, ये मांग और पूर्ति संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था में, उनको नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरे इसके महत्व की हम बात करें तो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनके संचालन के लिए वास्तव में आगे जब हम बजट के प्रकार को देखेंगे तो हम देखेंगे कि योजनाओं के लिए बजट बनाया जाता है। सरकार जो बजट बनाती है वो बहुत सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती है वर्ष भर या आगे कई वर्षों के लिए, उन सब योजनाओं पर कितना खर्च किया जाए, किन किन योजनाओं पर खर्च किया जाए, या विभिन्न क्षेत्र में जैसे हमने देखा चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, अन्य कई क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर विकास की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, तो कहाँ कितनी धनराशि व्यय किए जाए, इसको पहले से ही नियोजित कर लेना। तो इस सब के लिए बजट बनाया जाता है। तो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी बजट जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। तीसरे इसके महत्व की बात करें तो हम देखते हैं कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करता है। हम बार बार बात कर रहे हैं नियोजन की, योजना की, और फिर हम उसको कोरिलेट कर रहे हैं बजट से। कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो योजनाएं बनाई गई हैं, हमने प्रबंधन वाले विषय में देखा कि किस प्रकार सरकार आर्थिक नियोजन करती है, किसी भी कार्य को करने से पहले योजना बनाती है। आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे हम सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो सरकार ये जो योजनाएं बनाती है इनको कैसे क्रियान्वित किया जाए, ये काम, ये बात जो है वो हम बजट के अंतर्गत निर्धारित करते हैं कि इन योजनाओं को जो आर्थिक नियोजन के अंतर्गत सरकार के द्वारा तैयार की गई है, वास्तव में इनको कार्य रूप में कैसे परिणित किया जाए, क्योंकि बिना पैसे के, बिना मुद्रा या धन के कोई योजना सफल नहीं हो सकती है। तो कैसे किन योजनाओं पर कितना व्यय किया जाए, इसको नियंत्रित कर लेना, इसको पूर्व निश्चित कर लेना ही बजट के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक नियोजन के लिए भी बजट जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही यहाँ पर हम बात करें अगर सरकार के क्रियाकलापों की, तो वास्तव में बजट जो होता है वो सरकार के क्रियाकलापों का एक सूचक होता है। क्या करते हैं बजट के अंतर्गत, हालांकि हम ये भी देखते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा या कहाँ से आने की संभावनाएं हैं, लेकिन किन किन मदों पर व्यय किया जाएगा। तो एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि डैम बनाने के लिए, यानी परिवहन के सुविधाओं के विस्तार के लिए, संचार के सुविधाओं के विस्तार के लिए कितना व्यय किया जाएगा, शिक्षा पर कितना व्यय किया जाएगा, स्वास्थ्य पर कितना व्यय किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बजट के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये पता लगता है कि सरकार देश के विकास के लिए, जनता के लिए, सामाजिक सेवा के लिए कौन कौन से कार्य कर रही है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सरकार के जो क्रियाकलाप होते हैं उनका ये एक सूचक भी होता है बजट। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि सार्वजनिक कार्यों की पूर्णता के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि सार्वजनिक उपक्रम जो है, जो सार्वजनिक कार्यों में लगे हुए हैं, वहाँ पर धन को नियोजित करना बहुत ज़रूरी होता है और एक नियंत्रित नियोजन होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि हमने एक ही क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक धन व्यय कर दिया और शिक्षा और परिवहन के क्षेत्रों को हमने ऐसा ही छोड़ दिया, तो ऐसा कोई असंतुलन ना उत्पन्न हो और सरकार की जो योजनाएँ हैं वो सभी जो योजनाएं हैं सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए भी पहले से बजट तैयार कर लेना जरूरी होता है। तो सार्वजनिक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी कहा जा सकता है कि बजट एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही यहाँ पर हम बात करते हैं उत्पादन में वृद्धि की। बजट को उत्पादन वृद्धि से हम जोड़ के देखें तो वास्तव में बजट संबंधी जो नीतियाँ बनाई जाती हैं
उसमें फोकस किया जाता है कि प्रोडक्शन बढ़ाना है। हर चीज़ों में जहाँ पर भी है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, उद्योग व्यवसाय व्यापार से संबंधित हो, हर क्षेत्र में प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता है कि उत्पादन संबंधी गतिविधियों को बढ़ाना है। वैसे ही हम देखते हैं कि चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या लघु या कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में हो, सरकार हमेशा प्रयास करती है कि वहाँ पे कुछ सब्सिडी दी जाए, अनुदान प्रदान किया जाए। तो ये सब्सिडी, अनुदान, इससे संबंधित जो प्रावधान होते हैं ये भी बजट के अंतर्गत ही किए जाते हैं। इसी तरह इसका एक महत्व ये भी है कि इससे सामाजिक स्थिरता भी बनी रहती है। हमने पहले देखा कि सरकार अपनी कर संबंधी योजनाओं को इस प्रकार से नियंत्रित करती है कि ये प्रयास किया जाता है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन पे कर का बहुत ज़्यादा भार ना पड़े, यानी कि वो जिन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक गरीब वर्ग जो आता है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि अपनी वो अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, जिन्हें हम साधारण शब्दों में कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताएं होती है, तो इससे संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उन पर कम से कम टैक्स लगाया जाए, बल्कि सब्सिडी भी दी जाए। लेकिन जो महंगी वस्तुएं हैं, जिन्हें एक अमीर तबका देश का हम कहते हैं कि यूज़ करता है, उपयोग करता है, उन पर जो है बड़ी मात्रा में टैक्स लगाया जाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विलासिता संबंधी अति आरामदायक जो वस्तुएं होती हैं उनसे संबंधित जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। तो इस तरह का कार्य करके कि अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं पे कम टैक्स, विलासिता की आवश्यकता की वस्तुओं पे अधिक टैक्स, ये जो प्रक्रिया है इसके द्वारा जो सामाजिक असंतुलन है उसको दूर करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। अब बात करें हम बजट के प्रकार की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई प्रकार के बजट बनते हैं। सबसे पहले हम देखें केंद्रीय बजट और राज्य बजट की, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो एक संघीय देश है। अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य स्तर पर अपने अलग अलग बजट बनाती हैं, लेकिन केंद्रीय बजट की अगर हम बात करें, राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों के जो कार्य होते हैं वो संविधान में पहले ही स्पष्ट किए जा चुके हैं। बात करें अगर हम केंद्रीय बजट की, तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी आय और व्यय का एक ब्यौरा निश्चित करती है, एक विवरण तैयार करती है। इस ब्यौरे के रूप में एक वित्तीय विवरण को वो प्रस्तुत करती है, जिसे हम केंद्रीय बजट कहते हैं। केंद्रीय बजट पर अगर हम एक नज़र डालें तो ये जो बजट होता है, भारत का केंद्रीय बजट दो भागों में बढ़ जाता है। एक रेल बजट, जिसके अंतर्गत रेल से संबंधित सभी आय व्यय का जो विवरण, जो ब्यौरा होता है, उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाती है कि क्या नई योजनाएं रेल के क्षेत्र में लाई जाएंगी, कहाँ कहाँ पर रेल के क्षेत्र में व्यय किया जाएगा, किस किस प्रकार से रेल के क्षेत्र में आय प्राप्त की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा एक विस्तृत विवरण रेल बजट के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। अपने आप में ये एक इतना विस्तृत क्षेत्र है कि मुख्य बजट में उसको शामिल कर लेना शायद संभव नहीं हो पाता है, और अगर ऐसा किया जाता है तो कहीं ना कहीं मुख्य बजट का जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है। इसलिए रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद मुख्य बजट का जो प्रस्तुतिकरण है वो अलग हो जाता है। तो वास्तव में मुख्य बजट, जिसे हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि केंद्र सरकार के ये आय और व्यय का ब्यौरा है, राजस्व का एक ब्यौरा है, कहाँ कहाँ से आय प्राप्त होगी और कहाँ कहाँ किन मदों पर किस प्रकार खर्च किया जाएगा। इस पूरे जो क्रियाकलाप है इसका जो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है वो सारा का सारा मुख्य बजट के अंतर्गत आता है। तो ये तो यहाँ पर हमने बात की केंद्रीय बजट की। अब अगर हम बात करें राज्य बजट की, तो बहुत स्पष्ट रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राज्य सरकारें अपने राज्य के लिए जो बजट तैयार करती हैं वो राज्य का बजट होता है। अब प्रत्येक राज्य सरकार के आय के खुद के कुछ स्रोत होते हैं और उसके साथ साथ केंद्र सरकार से उनको कुछ अनुदान राशि भी प्राप्त होती है, विकास के लिए जो पैसे प्राप्त होते हैं। तो ओवरऑल जो भी उनकी आय है उसको निश्चित किया जाता है और इस पूरी की पूरी आय का कहाँ कहाँ पर किस किस क्षेत्र में किन किन मदों पर कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा, इसका एक विस्तृत ब्यौरा जब राज्य स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है तो ये जो बजट होता है वो राज्य बजट कहलाता है।
दूसरा जो ब्यौरा है बजट का, इसे हम कह सकते हैं आगम बजट और पूंजीगत बजट। आगम बजट के अंतर्गत साधारणतः वर्ष भर जो खर्च लगे रहते हैं सरकार के, वर्ष भर जो अलग अलग क्षेत्रों पर उनको व्यय करना होता है, वो सारे के सारे जो मदें होती हैं वो आगमगत बजट के अंतर्गत शामिल कर ली जाती हैं। इसमें कर संबंधी आय व्यय, गैर कर संबंधी आय व्यय सभी को शामिल कर लिया जाता है। लेकिन बात करें अगर हम पूंजीगत बजट की, तो ये एक ऐसा बजट है जिसमें केवल पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय से संबंधित मदों को ही शामिल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियाँ जो होती हैं, बड़े स्तर पर जो प्राप्तियाँ होती हैं उसको इनके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे सरकार जो ऋण लेती है, या हम कहें कि विदेशों से जो ऋण लेती है, तो इस तरह की जो योजनाएं, इस तरह के जो ऋण संबंधी कार्य होते हैं वो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और जब हम बात करें पूंजीगत व्यय की, तो बड़े बड़े जो निर्माण कार्य होते हैं, बड़े उद्यम जो लगाए जाते हैं, उद्योग जो लगाए जाते हैं, बृहद पैमाने की जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, उन सभी योजनाओं पर किए जाने वाले जो व्यय होते हैं उनको हम पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। तो इस पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय का ब्यौरा जहां पर तैयार किया जाता है पूरा का पूरा, वो पूंजीगत बजट के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रकार हम देखें तो ये है योजना बजट और गैर योजना बजट। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हम बार बार बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार जो योजनाएं बनाती है उस पर व्यय करती है, और उन योजनाओं पर व्यय करने के लिए पहले से एक अनुमान लगा लिया जाता है, एक संतुलन बना रहे इसके लिए पहले से कुछ योजनाएं तैयार कर ली जाती हैं। तो वास्तव में इन जो योजनाओं पर किया जाने वाला जो व्यय होता है वो योजना बजट के अंतर्गत आता है। आप देखते होंगे कि समय समय पर सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं। तो इन अलग अलग क्षेत्रों में बनाई गई योजनाओं पर कुल राजस्व का कितना हिस्सा किस प्रकार से व्यय किया जाए, ये निश्चित करना योजना बजट के अंतर्गत आता है। आइए उदाहरण के तौर पर कुछ योजनाओं पर एक नज़र डालें जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, फिर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना लागू की गई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से अब आप सभी परिचित हैं, रोजगार सृजन योजना लागू की गई, फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। ऐसी कई योजनाओं के बारे में आप लगातार यूट्यूब चैनल्स पर या फिर अपने टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे लगातार सुनते होंगे। तो किस तरह से इन योजनाओं को मैनेज किया जाए, सभी योजनाओं को संचालित करना, सभी योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करना सरकार का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। तो बजट इन योजनाओं के लिए जब बनाया जाता है कि अलग अलग योजनाओं पर किस किस प्रकार से खर्च किया जाता है, तो ये योजना बजट के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके अतिरिक्त सरकार और बहुत से कार्य करती है जिसके लिए किसी प्रकार की कोई नियोजित योजना नहीं बनाई जाती। तो वो जो कार्य होते हैं, जो इन योजनाओं से हटके जो कार्य होते हैं, उनके लिए जो बजट बनाया जाता है वो गैर योजना बजट के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें एक मुख्य प्रकार की, जिसे हम दो भागों में बांटते हैं, मुख्य बजट और अनुपूरक बजट। बात करें अगर हम मुख्य बजट की, तो वास्तव में ओवरऑल हम बजट की मीनिंग को अभी तक जितना समझ पाए हैं, केंद्र सरकार कुल मिलाकर अपने आय व्यय का ब्यौरा, एक वित्तीय विवरण, एक वार्षिक विवरण जो तैयार करती है, वो कुल मिलाकर मुख्य बजट के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम बात करें अनुपूरक बजट की, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बजट है। वास्तव में जब बजट बनाया जाता है तो अलग अलग क्षेत्र के लिए कितनी कितनी धनराशि रखी जाएगी ये निर्धारित कर दिया जाता है। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि वो जो धनराशि जिन जिन क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई थी वो कम पड़ जाती है। ऐसे कंडीशन में सरकार को उसी वित्तीय वर्ष के अंदर, यानी कि उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले अनुपूरक बजट लाने की ज़रूरत पड़ जाती है। हालांकि हमेशा
ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपातकाल में जैसे युद्ध, भीषण बाढ़, भूकंप, ऐसे अन्य अगर कोई प्राकृतिक प्रकोप आ जाता है तो उस कंडीशन में अनुपूरक बजट की स्थिति बन जाती है। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बजट माना जा सकता है।